गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए और खूब एंजॉय कर रहे हो और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। आप जानते हो कि हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं जिसका नाम है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम उस फर्स्ट चैप्टर पे हैं। सेकंड चैप्टर हम अच्छे से कर चुके हैं जिसका नाम था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हम अभी तक 6 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा द अकाउंटिंग साइकिल। फिर हमने पढ़ा उसी साइकिल पे बेस्ड थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने पढ़ा द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग और उसी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड थे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, या उसे हम एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, या उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। फिर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, दे वर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये सब कुछ एक जैसा ही था, तीनों टॉपिक ऑलमोस्ट एक जैसे थे, एक दो पॉइंट का फर्क था जो मैंने आपको करवाया था पिछली क्लास में। लेकिन जब आप बच्चे इसको होमवर्क में करो ना, तो आप मेक श्योर करना कि आप दोबारा से उन पॉइंट्स को फिर से लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड एडवांटेज, वो 3 टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर थे। और आज जिस टॉपिक पे हम जाने वाले हैं उसका नाम है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हर चीज की लिमिटेशन है। पढ़ने की भी लिमिटेशन है। नहीं सर, हाँ, पढ़ने की भी लिमिटेशन है। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी बॉडी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ताकि आपका दिमाग काम करता रहे। हर चीज की लिमिटेशन है। सर, खाने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ज्यादा खाओगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही अकाउंट्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आओ टाइम वेस्ट न करते हुए हम इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़े। और हाँ, आप साथ साथ इस वीडियो को लाइक करते रहा करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो। अपने दोस्तों को भी ये नॉलेज लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से आप चाहो तो व्हाइट पेपर पे लिखवा लो, मैं लिख के आपको साइन करके देने को तैयार हूं। आप मुझसे लिखवा के साइन करवा लो। अगर आप मेरे साथ साथ इसी तरीके से पढ़ते रहोगे, आई कैन गिव यू गारंटी टू गेट 95+ मार्क्स इन अकाउंट्स। 95+ मार्क्स इन अकाउंट्स, आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ दैट, गारंटी। +1 के अंदर अगर आप 95+ मार्क्स ले जाते हो ना, तो +2 के अंदर मान लो आप 100% मार्क्स लेने वाले हो, क्योंकि आपके बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सर, आपने एडवर्टाइजमेंट अगर खत्म कर दी हो तो पढ़ाई शुरू करें। हाँ, ऐड देनी भी तो जरूरी है, क्योंकि खाना भी तो खाना है। आई हैव टू अर्न मनी आल्सो, है ना। तो समझ सकते हो ना आप, इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है। सर, आपकी ऐड अगर खत्म हो गई हो तो हम अभी पढ़ना शुरू कर लें। तो आओ पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अब देखो ना, आप कंफ्यूज नहीं होना। हमने शुरू से पढ़ते आए कि दैट इन अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, फिर रिकॉर्डिंग, यही पे रहते हैं, आगे नहीं जाते। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर उसको हम मेजर करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब भी किसी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो साथ में उसका एविडेंस पक्का होता है, या तो बिल होगा, इनवॉइस होगा, या वाउचर होगा, कुछ ना कुछ पक्का होगा। कुछ ना कुछ वाउचर या कोई डॉक्यूमेंट पक्का साथ में होगा, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। पक्की बात है। तो सर, फिर ये क्या बात हुई, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। देखो, अब गौर से देखना, हमने क्या लिखा है, मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मैंने डॉक्यूमेंट, जिसकी मैंने अभी बात की। सारी ट्रांजैक्शन, most transactions are recorded in accounts on the basis of evidence, yet some estimates are also made. कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, किसके लिए, टू डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी बातें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, कैसी बातें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं, एस्टिमेटिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट। मैं आपको ना बहुत डीप में जाके बात अभी नहीं समझाना चाहता, क्योंकि आगे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 या 17 है, डेप्रिसिएशन। वहां पे हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बात आपको समझाता हूं। देखो, होता क्या है बिजनेस के अंदर, मान लो आपने इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस इसी साल आपने स्टार्ट किया और आज
मान लो आपका पहला साल है बिजनेस का, आपने क्या किया होगा? सबसे पहले सर, सबसे पहले हमने एक बिल्डिंग खरीदी होगी। मान लो आपका ये मार्कर बनाने का बिजनेस है, ऐसा एज्यूम कर लो। सबसे पहले आपने क्या लिया होगा? सर हमने बिल्डिंग परचेज की होगी। फिर बिल्डिंग परचेज करने के बाद आपने क्या किया होगा? सर असेट्स परचेज की होगी, मशीन परचेज की होगी। फिर आपने क्या किया होगा? सर फिर हमने रॉ मटेरियल यानी परचेज ऑफ गुड्स किया होगा। फिर आपने क्या किया होगा? सर फिर हमने लेबर लगाई होगी, हमने वर्कर्स लगाए होंगे, हमने सेल्स टीम लगाई होगी, हमने बहुत सारे लोगों को रखा होगा और फिर वो गुड्स को हमने बेचा होगा और बेच के हमने पैसा कमाया होगा। यही आप तो आपने किया होगा ना? हाँ सर, ऐसे ही बिजनेस किया होगा। और वापिस चले, सबसे पहले आपने एक बिल्डिंग ली होगी। मान लो कि बिल्डिंग बनी बनाई ले ली, नहीं तो लैंड पे लेके बिल्डिंग बनाओगे ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि आपने बिल्डिंग ली। मुझे बताओ, क्या वो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है? सो डेप्रिसिएशन क्या होता है? मैंने लिखवाया था, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। जब किसी असेट्स की वैल्यू गिरती जाती है, फॉल इन द वैल्यू। देखो ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अपने घर में एक्टिवा ली है, एक्टिवा है आपके घर में, स्कूटर है? हाँ सर है ना स्कूटर। जो स्कूटर आपके घर में है वो कितने साल पहले आपने लिया था? सर 2 साल पहले। सर आपको कैसे पता लगा 2 साल? अरे एज्यूम कर रहे हैं 2 साल पहले जब लिया तो कितने का था? सर 60,000 का। आज मार्केट में बेचो तो कितने का मिलेगा? सर 35 या 40,000। वो 20,000 कहां चले गए? क्या है वो 20,000? डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल वियर एंड टियर, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट स्कूटर, इट इज नाउ गेटिंग डेप्रिशिएटेड। वो धीरे धीरे अब डेप्रिशिएट हो रहा है। वो स्कूटर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? उसकी वैल्यू घटती जा रही है। दैट इज कॉल्ड फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका यहां पे लिमिटेशन से क्या लिखकर मैं समझाना चाहता हूं आपको। सुनो मेरी बात। चाहे हम आज एक ही टॉपिक करें, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है लिमिटेशन के अंदर से। चाहे 1 या 2 पॉइंट आ जाए, चाहे ये पूरा आ जाए 6 नंबर का, लेकिन ये आता जरूर है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसकी तो गारंटी है। सर आप लिख के गारंटी दे सकते हो? हाँ लिख लो, आप मेरा नाम लिख दो हाँ लिमिटेशन के ऊपर, रंजीत सर, पक्का आएगा। ठीक है, आप मेरा नाम लिख दो। अब सुनो कैसे होता है। जब कभी भी असेट्स हम कोई बाय करते हैं, कोई भी असेट्स हम बाय करते हैं, तो होता क्या है? जब हम असेट्स बाय करते हैं तो क्या होता है? देखो, जब कभी भी हम कोई असेट्स बाय करते हैं, तो उसके लिए हम पैसा देते हैं। हमने या तो कैश दिया होगा या चेक दिया होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे हम एक्सपेंस में बुक नहीं करते, क्योंकि हम असेट्स को कहां दिखा देते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। असेट्स को हम कहां दिखा देते हैं? सर बैलेंस शीट में, यहां सर, हम यहां इस तरफ दिखा देते हैं असेट्स को। कैसे? मान लो हमने मशीन बाय की 2 लाख। कितने की मशीन बाय की हमने? 2 लाख की। कहां दिखा दिया? सर हमने यहां दिखा दिया। हमने बैलेंस शीट के असेट साइड पे इसको दिखा दिया कि हमने 2 लाख की मशीन बाय की। हो गई बात खत्म? हो गई। अब ये मशीन डेप्रिशिएट होगी। ये मशीन जो है वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, क्योंकि हम मशीन को यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द मशीन। लेकिन ये कितने साल तक चलेगी? ये मशीन कितने साल काम करेगी? ये हमें कौन बताएगा? ये हम एस्टिमेट करेंगे कि ये मशीन 10 साल चलेगी। ऐसा हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये मशीन कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। एस्टिमेशन है। कुछ मशीनें 5 साल एस्टिमेट करते हैं, कुछ मशीन को 10 साल एस्टिमेट करते हो। आप भी अपने घर में जब स्कूटर लेते हो तो आपका एस्टिमेशन होता है कि हाँ यार ये 5 साल तक तो अच्छा चल जाएगा, उसके बाद इसे बेच देंगे। ऐसे ही कंपनियां भी एस्टिमेट कर लेती हैं। तो जब हम एस्टिमेट करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है? पर्सनल जजमेंट। हो सकता है ये मशीन 20 साल चल जाए फिर, लेकिन हमारी बुक्स के अंदर उसे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो मान लो हमने एस्टिमेट कर ली। मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाता हूं डेप्रिसिएशन का। हमने एस्टिमेट क्या किया? एस्टिमेटेड लाइफ हमने कितनी मान ली? सर 10 इयर्स। और सर हम ये एस्टिमेट करते क्यों है? मैं समझाता हूं, आप गौर करो। ये 2 लाख की मशीन थी,
2 लाख की मशीन थी, आपने 10 इयर्स एस्टिमेट किया, तो यानी 1 साल में इसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी? 1 साल में इसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी? ये देखो, फर्स्ट ईयर में आपने बाय की 2 साल की, 2 लाख। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल, मान लो आज पहला दिन है, 1 अप्रैल 2020। जब आप साल क्लोज करोगे 31 मार्च को, पहले साल में 31 मार्च 2021 को जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म होगा तो मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? सर 1,80,000, क्योंकि 1 साल तक आप मशीन को यूज करते रहे। दूसरे साल जब अगला साल खत्म होगा 31 मार्च 2022, मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? सर 1,60,000। धीरे धीरे इस मशीन की वैल्यू घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और ये जो पैसा इस मशीन का घटता चला जाएगा, 2 लाख से 180, 1 लाख से 160, 10 साल के बाद आपको इस मशीन को रिप्लेस करना होगा। ऐसी आपकी एजम्पशन है, ये आपका एस्टिमेट है कि आपको इस मशीन को रिप्लेस करना होगा। तो ये जो पैसा आप यहां से काटोगे, ये जो पैसा आप यहां से मशीन का रिड्यूस करोगे, इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दोगे। कहां दिखा दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस तरफ दिखा दोगे? एक्सपेंस साइड में। कहां दिखा दोगे? मैंने कहा था ना, ये कौन सी साइड होती है? इनकम। इसे क्रेडिट कहते हैं, इसे डेबिट कहते हैं। इसे हम कहां दिखा देंगे? यहां दिखा देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। कितना? 20,000। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है सर, आप बाद में खुल के समझाओ ना। अरे बहुत खुल के समझेंगे, अभी तो मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं कि हम एस्टिमेट करते क्यों हैं। हमने एस्टिमेट लगाया कि ये मशीन 10 साल चलेगी, तो हमने देखा कि हर साल इस मशीन की वैल्यू 20,000 गिरेगी, तो उस 20,000 को हम यहाँ एक्सपेंस में दिखा देंगे। पता है क्यों? अगर हम उसे ना दिखाएं तो फिर होगा क्या? जब 10 साल के बाद वो मशीन हमें रिप्लेस करनी होगी, हमें 2 लाख रुपए की जरूरत होगी, और हमें वो पैसा बिजनेस से निकालना पड़ेगा। और बिजनेस से जब हम वो इतना बड़ा पैसा निकालेंगे तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है हमें बिजनेस बंद ही करना पड़ जाए। लेकिन जब हम हर साल 20,000 रुपीस को काट के एक जगह पे जमा कर देंगे, एक जगह पे रखते रहेंगे, तो फिर उससे क्या होगा? 10 साल के बाद हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपया जमा हो जाएगा। जैसे आपके पापा करते हैं आपके लिए। जब पापा को पता है कि आपने कनाडा जाना है हायर स्टडीज करने के लिए, 12th क्लास पास करने के बाद या बीकॉम करने के बाद या सीए करने के बाद, आपके पापा को मालूम है कि आपको हायर स्टडीज के लिए आगे जाना है, तो वो कुछ पैसा आपके नाम पे आपकी स्टडीज के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एफडी के हिसाब से जमा करते रहते हैं बैंक के अंदर, आपकी स्टडी के लिए, आपकी शादी के लिए या आने वाले खर्चों के लिए। वो ऐसा क्यों करते हैं कि जब वो खर्चा अचानक सिर पे आए तो हमारे पास कुछ पहले से ही पैसा जमा है, ताकि हम उसमें से निकालें और उस खर्चे को पूरा कर लें। बोलो ऐसा करते हैं कि नहीं करते? सर करते हैं। तो कंपनियां भी ऐसा करती हैं, और उससे हम क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। बस अभी इतना ही देखना। तो ये जो हम एस्टिमेट करते हैं द लाइफ ऑफ एसेट्स, जो हम एस्टिमेट करते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हम ब्रह्मा जी नहीं है, हम अकाउंटेंट हैं। हम एस्टिमेट करते हैं, वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये उसकी लिमिटेशन है। और दूसरा एस्टिमेट हम क्या करते हैं? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। आपको मालूम है डेब्ट्स यानी डेब्टर्स। कंपनियां एक प्रोविजन बनाती हैं। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन मतलब पैसे को एक जगह पे रखना, रिजर्व। प्रोविजन एंड रिजर्व, इसका डिफरेंस आप आगे जाके पढ़ोगे। प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस आगे जाके आप पढ़ोगे। फिलहाल के इतना समझो, प्रोविजन का मतलब क्या है? वो चीजें हमें समझ में आ रही है कि कुछ ना कोई ऐसा डेब्टर हमारा होगा जो हमें पैसे नहीं देगा। हर बिजनेसमैन को मालूम होता है कि कुछ डेब्टर्स ऐसे हैं जो उसको पैसा नहीं देंगे, वो पैसा लेके भाग जाएंगे, या कोई मर जाएगा, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो जब वो बिजनेस के अंदर इतना पैसे का घाटा होगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, उस लॉस को पूरा करने के लिए कंपनियां हर साल कुछ पैसा प्रोविजन में डाल देती है। किसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल, जिन पे शक है, डाउटफुल डेब्ट्स।
तो जब वो घाटा हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, वो इंसान हमें पैसा नहीं देता, वो डेप्टर हमें पैसा नहीं दे पाता, तो कंपनियां उस प्रोविजन में से उस पैसे को निकाल लेती हैं ताकि करंट ईयर के अंदर कंपनी को लॉस ना हो जाए। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे होता है? ये सारी बातें आगे चैप्टर में आप सीखोगे जब आप जाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप इतनी ही नॉलेज अभी रखो कि हम ऐसा करते हैं, बिजनेस ऐसा करता है क्योंकि आपके घर में भी ऐसा होता है। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, आपके घर में भी तो प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर योर मैरिज, प्रोविजन फॉर योर स्टडी, प्रोविजन फॉर योर फ्यूचर प्लान, प्रोविजन टू बाय अ न्यू हाउस, प्रोविजन टू बाय अ न्यू कार। पापा अपनी सैलरी में से कुछ पैसा वहां डाल देते हैं, कुछ पैसा वहां डाल देते हैं, कुछ पैसा वहां डाल देते हैं। क्या कर रहे हैं वो? दे आर मेकिंग प्रोविजंस, दे आर मेकिंग प्रोविजंस उस खर्चे के लिए जो होने वाला है, जो आने वाला है, पर ये नहीं पता कितना होगा, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा डालते रहते हैं। पापा को क्या मालूम कि आपकी शादी में कितना खर्चा आएगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रोविजन डालते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए मतलब उन लोगों के लिए बनाया गया जिन पे हमें शक है कि वो पैसा नहीं देंगे। ये कंफर्म नहीं है कि वो नहीं देंगे, शक है, डाउट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजन। अब हमें शक है, ये हमारा शक है, तो हम ब्रह्मा जी बन गए। ये एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स है। हम कैसे शक कर सकते हैं किसी पे? हम शक करते और फिर उसके बाद उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। तो पहली लिमिटेशन क्या है? बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। कुछ कुछ जगहों पे हम एविडेंस से हटके अपनी पर्सनल जजमेंट पे आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में चले जाते हैं। ठीक है जी। आओ सेकंड नंबर पे, सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी? सेकंड लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सुनो मेरी बात, क्वालिटी से अकाउंटिंग को कुछ नहीं लेना। सर वो जो अकाउंटेंट है ना सर, वो बहुत लंबा है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत समझदार है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नो डाउट एक अच्छा अकाउंटेंट कंपनी के लिए एक अच्छा असेट्स है, एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी का असेट होता है, उसे कंपनी बहुत संभाल के रखती है, लेकिन हम उसे मॉनेटरी वैल्यू में नहीं मेजर कर सकते, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स है। अच्छी बातों को, अच्छी क्वालिटीज को हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम तो उसी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो या जिन्हें हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सके, उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अकाउंट की एक लिमिटेशन है। तो आओ फटाफट से देखिए क्या लिखा है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो क्या लिखा मैंने, देखो, इन अकाउंटिंग वी ओनली रिकॉर्ड those transactions which can be measured in monetary value, which can be measured in monetary value. Therefore qualitative elements like good public relation, एक कंपनी के बहुत अच्छे रिलेशंस है अपने लेबर के साथ, एक कंपनी के बहुत अच्छे रिलेशंस है अपने लोगों के साथ, we cannot record that because हम उसे मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी वैल्यू में। ये हमारी लिमिटेशन है। कंपनी सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, एक कंपनी के, एक बिजनेस के कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड है, दे आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी। आपने अमूल की आइसक्रीम खाई, आपको इतना मजा आया कि आइसक्रीम अभी तक मुंह में ही घूम रही और आप कह रहे हो वाह अमूल वाह, लेकिन आप उस बात को कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कितना मजा आया, पैसे में नहीं बता सकते। यू कैन नॉट मेजर दैट मजा जो आपको आइसक्रीम खा के आया इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फिर आप क्या करोगे? यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। ये क्वालिटी है, द बिजनेस की क्वालिटी है कि जब कस्टमर उस चीज को खाता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे बिजनेस में हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंट। तो आप इन्हें लिख लो, ये हो गई आपकी दो लिमिटेशन। फिर मैं आगे चलता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरी लिमिटेशन इसकी क्या है? द लिमिटेशन नंबर 3 इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो ये समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। ये देखो, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया
पहला साल, और वो बिजनेस जब खत्म हुआ पहला साल तो था 31 मार्च 19 क्या लिखूं सर, मान लो 19 तो सर बहुत भी चले जाओगे, आप लिखो 2005। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका पहला साल कब खत्म हुआ 31 मार्च 2005, और ये आप बना रहे हो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2005 पहले साल। और यहां इस पहले साल में जो आपकी मशीन थी, मशीन चलो छोड़ देते हैं, इस बार कुछ और ले लें, बिल्डिंग ले लो। जो आपकी बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग उसकी कॉस्ट थी 50 लाख, डेप्रिसिएशन के बाद 50 लाख। अगले साल फिर आपने बैलेंस शीट बनाई एज एट, और फिर आपने यहां पे उसी बिल्डिंग को मान लो 10 साल तक आपने माना था, अब वो बिल्डिंग आपकी हो गई, मान लो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मान लो 5 लाख उस पर लग गया डेप्रिसिएशन। अब वो कितने की हो गई सर 45 लाख। कितने की हो गई 45 लाख। फिर अगले साल आपने बैलेंस शीट बनाई, सर आप क्या कर रहे हो सर, अरे बनाते रहो ना, मजा नहीं आ रहा क्या आपको, ये लो। फिर आपने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट क्या लिखते हैं, पूरा कैसे लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट, नॉट एज ऑन, एज एट। तो फिर ये बिल्डिंग आप कितने की रह गई सर 40 लाख। कितने की रह गई 40 लाख। फिर अगले साल आपने बैलेंस शीट बनाई, सर क्या मजाक कर रहे हो सर, अरे देखो ना आप बनाओ, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहता। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं आपको रट्टा ना लगे। सुनो मेरी बात गौर से समझना, हम आगे भी चलेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। पहले साल जब आपने अकाउंट्स को क्लोज किया, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू थी 50 लाख, अगले साल घट के हो गई 45 लाख, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। फिर बिल्डिंग की वैल्यू घट के 5 लाख मान लो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो हर साल, फिर बिल्डिंग हो गई 40 लाख, फिर हो गई 35 लाख, और ऐसे ही करते चले जा रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा, बुक्स में ऐसा हो रहा है। आज 2006 में कोई आप 2008 में कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग अभी कितने की है, आपकी बुक्स में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 35 लाख। लेकिन सच बताओ, अगर आपकी एक बिल्डिंग सदर बाजार में हो जहां पे आपका अपना बिजनेस हो, क्या उसकी वैल्यू कभी घटती हुई आपने देखी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिल्डिंग की वैल्यू घट गई हो? नहीं सर नहीं। अगर हमने सदर बाजार में अगर हमने मेन मार्केट में 50 लाख की बिल्डिंग परचेज की हो 2005 में, और हमसे कोई 2008 में पूछे वो बिल्डिंग कितने की है, तो हमें उसके 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे सर, कम से कम 2 करोड़ रुपए। चलो सर 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा सर। तो बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ रही है, और आपकी बुक्स क्या दिखा रही है? आपकी बुक्स दिखा रही है कि वैल्यू घटती चली जा रही है। क्योंकि हम किस पे बेस्ड हैं? हम बेस्ड हैं किस वैल्यू पे? दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। जितने में हमने उसे बाय किया था, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसे हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, जितने में हमने उस बिल्डिंग को बाय किया था। सो the figures shown in the financial statement, this is financial statement, जिसे हम बैलेंस शीट कह रहे हैं, do not show the effect of change in price level. प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी बुक्स ऐसा नहीं दिखाती, अकाउंट्स की बुक्स ऐसा नहीं दिखाती, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती जा रही है और उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है, लेकिन रियल में मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम मार्केट वैल्यू को नहीं लेते, हम तो हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। जितने की हमने ली थी अब वो गिरती जा रही है, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, हम उसे कंसीडर नहीं करते। ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर हम ऐसा क्यों नहीं करते? सर हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम मार्केट वैल्यू क्यों नहीं दिखाते? फिर समझाऊंगा, आप वहां लिख लेना क्वेश्चन मार्क। सर ने कहा जब ये चैप्टर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब समझाएंगे।
मैं पक्का समझाऊंगा हम ऐसा क्यों नहीं करते, लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। रात के 11:15 बजे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सर आप रात को 11:15 बजे क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो, हाँ मुझे रात को रिकॉर्ड करने में अच्छा लगता है जब सब शांति होती है, बस गली में कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, बाकी तो सब शांति है, इसीलिए मैं रात को अब रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आप मेहनत करके साथ साथ पढ़ते रहो, हाँ, और दोस्तों को भी ये पढ़ाते रहो और शेयर करते रहो। सर आप फिर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई करवाओ ना, ऐड अपने आप हम कर देंगे। हाँ तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, आ जाओ आगे बढ़े। तो फिर हमने क्या कहा, समटाइम्स द असेट्स रिमेन्स अंडर वैल्यूड। कितने की बिल्डिंग हो गई सर? 2 करोड़ की, और हम कितने की दिखा रहे हैं? 35 लाख। हो गया ना अंडर वैल्यू? जो मार्केट में 2 करोड़ की चीज हम कितने की दिखा रहे हैं सर? 35 लाख की, अंडर वैल्यूड हो गया। ड्यू टू दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसकी वजह से हम सही फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन हम दिखाते हैं बिजनेस की, सर फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे दिखाते हैं? मेकिंग ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे असेट्स आते हैं, यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी आती है। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन हम दिखा रहे हैं ये सही मायने में ट्रू नहीं है, सच्ची पिक्चर नहीं है, ये तो किताबों में चल रही है, हम बुक्स में ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा बुक्स में कर रहे हैं। ये भी एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स है। दिस इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, द कॉस्ट वी हैव बॉट दैट गुड। हमने परचेज किया था 50 लाख पे और अब हम उसको घटाते घटाते आगे दिखा रहे हैं, असली वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा लिमिटेशन नंबर 3। आप नोट कर लो प्लीज, एक एक बात जो मेरे मुंह से निकले उसे आप लिख लिया करो, एक एक शब्द लिख लिया करो। ये लो, अगली हमारी लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। आप विश्वास मानना 99.9% चांस है कि पहले यूटी में आपसे मैडम पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। ये वर्ड को नोट कर लो, अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो, WIN, विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं, व्हेन वी मैनिपुलेट मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से, हम चाहे तो प्रॉफिट बढ़ा लें, हम चाहे तो लॉस बढ़ा लें, अपनी मर्जी के हिसाब से, उससे कहते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है फ्रॉड करना, अकाउंट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर लेना। फिर उस केस में क्या होता है? उस केस में हमें रियल पिक्चर, ट्रू पिक्चर नहीं मिलती। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। ये देखो क्या बोलते हैं इसके अंदर, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू हाइड द वाइटल फैक्ट्स and present the financial statement to show a better position than what it actually is। जो रियल में पोजीशन है वो ना दिखा के हम बेटर पोजीशन दिखाते हैं, कभी कभी हम वर्स्ट पोजीशन दिखाते हैं। जानबूझ के ऐसा जब हम करते हैं, हम रियल फैक्ट्स को, वाइटल फैक्ट्स को छिपा के एक गलत पोजीशन दिखाते हैं। सर हम ऐसा करते क्यों है? सर हम ऐसा करते क्यों है? सर हमारा दिमाग खराब है, सर हम ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, फिर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। आपकी बुक और आपकी मैडम ये काम नहीं करती जो बार बार मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल देके। आप जब नोट्स बनाया करो ना तो इन एग्जांपल्स को लिखा करो। ये देखो मैं बताता हूं कैसे। ये मान लो ये हमने बनाया, सर क्या बनाया सर हमने? ये बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यही बोलते हैं ना इसको। और ये पूरे साल का होता है, तो क्या लिखते हैं इसको हम आगे? फॉर द ईयर 2019 एंड 20। एक साल का हो गया। हाँ, इस तरफ क्या है? मैं ऐसे बीच में कर देता हूं ऐसे। इस तरफ हम क्या लिखते हैं? ये कौन सी साइड है? सर ये क्रेडिट साइड है। और ये वाली साइड कौन सी है? ये वाली, सर ये डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। ये देखो यहां हमने लिखा, मान लो मैं क्या लिखूं? यहां पे हम क्या लिखते हैं? सारी की सारी इनकम। और इस तरफ पे हम क्या लिखते हैं? सारे के सारे एक्सपेंस, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस।
और यहाँ पे भी इनकम, रेवेन्यू इनकम, नॉट कैपिटल इनकम। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गई सारी की सारी इनकम। अब मान लो इस साल हमारी इनकम है 5 लाख। कितनी इनकम है? 5 लाख। और हमारे जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है मान लो 3 लाख। कितने हैं सर? 3 लाख। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? बाय नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 2 लाख। लो, ये अकाउंट क्लोज हो गई। इसे बोलते हैं अकाउंट का क्लोज होना। ये डबल लाइन लगा दी। कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 2 लाख। ये तो रियल था, ये तो रियल में कंपनी की ऐसी पोजीशन थी। अब आप चले गए बैंक में और आपको बैंक वाले से चाहिए लोन। आपने कहा बैंक भाई हमें लोन चाहिए, हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है। बैंक ने कहा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ले आओ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाओ, बैलेंस शीट लाओ, पिछले 3 साल को हमें ला के दिखाओ और हम तभी आपको लोन दे सकते हैं अगर आपको हर साल पिछले 3 साल से रेगुलर कम से कम 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम 4 लाख अगर आप कमा रहे हो पिछले 3 साल से, तो ही हम आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपने क्या किया? मैनिपुलेट कर दिया, अकाउंट को मैनिपुलेट कर दिया। यहां दिखा दिया 5 लाख, यहां कितना दिखाया? मैं लिखूंगा नहीं दोबारा। कितना दिखाया सर? 5 लाख। और यहां एक्सपेंस में कितना दिखा दिया सर? 1 लाख। तो प्रॉफिट कितना हो गया सर? 4 लाख। कितना हो गया सर? 4 लाख। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ बेटे, कभी कभी कंपनियां ऐसे काम करती हैं, कभी कभी कंपनियां ऐसे काम करती हैं। ये एक्सपेंस है, ये इनकम है और ये प्रॉफिट है। बोलो कितना प्रॉफिट दिख रहा है सर? 4 लाख। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। क्या ये रियल पिक्चर है? इज इट अ ट्रू पिक्चर? नो। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि अकाउंटेंट के हाथ में पेन है, अकाउंटेंट के हाथ में कंप्यूटर उसके हाथ में है, उसके कहने से चलेगा। वो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स भी कर सकता है, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होती है। नाउ हियर वी वांट टू शो द रियल, नॉट रियल पिक्चर, द पिक्चर विच इज नॉट एक्चुअली, विच इज नॉट एक्चुअल। वी वांट टू शो मोर प्रॉफिट बिकॉज वी वांट टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। आपको याद है वो विजय माल्या का केस क्या हुआ था? अभी भी आपको याद होगा। यही है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। ये बड़े बड़े लोग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करके फिर पैसा ले लेते हैं और फिर पैसा लेके बाद में पैसा देते नहीं और फिर डिफॉल्टर होके भाग जाते हैं, कंट्री छोड़ देते हैं। यही होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। यहां कुछ बैंक के लोग भी साथ में मिल जाते हैं और क्या हो जाता है? मैनिपुलेशन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो आप ये एग्जांपल्स के साथ बात को समझा सकते हो। दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। ये भी एक लिमिटेशन है। और एक और लास्ट लिमिटेशन हम कर लेते हैं, क्या? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखो, जब कभी भी हम ऐसा बोलते हैं कि हमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया या हमारे इतने के असेट्स हैं, हमारी इतनी लायबिलिटीज हैं, ये सब बातें अधूरी हैं। किसी बिजनेस में कितना सही मायने में हमने प्रॉफिट कमाया या किसी बिजनेस के सही मायने में कितने असेट्स हैं, ये तभी पता लगेगा जब हम उस बिजनेस को क्लोज करेंगे। When we are going to shut down the business, जब हम सब कुछ बेच देंगे और हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम कह सकेंगे हाँ, इतना हमने लगा के काम शुरू किया था और आज इतना पैसा हमारे पास है तो हमने इतना पैसा कमा लिया। और वो कब होगा? When we close the business। ये जो फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, ये तो एक पेपर वर्क है जो हम करते हैं, जो हमें थोड़ा सा ये बता देता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन रियल प्रॉफिट और लॉस अगर कंपनी का पता करना हो, बिजनेस का बंद करना हो, तो उसके लिए बिजनेस को बेचना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, और वो कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहा? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स कौन सी? वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज the true picture of profit and loss can be known when the business is closed, when we close the business। ठीक है जी, ये भी एक लिमिटेशन है। किसकी? ये लिमिटेशन है एक अकाउंट्स की। अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी आपने पढ़ी
ऑब्जेक्टिव भी पढ़े, फंक्शंस भी पढ़े, एडवांटेज भी पढ़े और लिमिटेशन भी पढ़े। आज की क्लास लंबी चलेगी क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता था। आज हमने टॉपिक नंबर 7 भी खत्म कर दिया। कल हम इस चैप्टर के कम से कम 2 टॉपिक करना चाहते हैं, एक तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और फिर उसके बीच का डिफरेंस, और फिर हम उसके बाद आगे धीरे धीरे कल 2 टॉपिक हमें खत्म करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये हमें कल खत्म करना है और साथ में हमें खत्म करना है द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने तरह की हो सकती है, तो ये हम करेंगे कल, हर हाल में खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ के फिर 2 और टॉपिक के बाद इस चैप्टर को एंड कर देंगे। 2 और टॉपिक इसमें बच जाएंगे, तो टोटल 4 या 5 टॉपिक अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, लेकिन हमने अभी 7 टॉपिक इस चैप्टर के कर दिए। आप प्लीज साथ साथ पढ़ते रहो, साथ साथ करते रहो। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।